नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सभी लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी में जुट भी गए हैं। इसलिए उन्हीं दोस्तों के एग्ज़ाम की तैयारी हेतु आज हम सामाजिक अध्ययन का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है शुरुआती किसान और चरवाहे का, आज हम वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम का जो पेपर 2 है उसके अकॉर्डिंग यह टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। इससे पहले हमने इसके सामाजिक अध्ययन के 2 टॉपिक हमने करवा दिए हैं, जिसमें पहला था कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था शुरुआती समाज। इन दोनों ही टॉपिक को हमने 2 वीडियो में कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे उन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों ही वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। वो दोनों ही वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये वाला भी वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज शुरुआती किसान और चरवाहे। दोस्तों, चरवाहे को ही पशुपालक बोला जाता है और शुरुआती कृषक यानी कि खेती करने वाला को कृषक कहते हैं। शुरुआती यानी कि प्रारंभ में, ठीक है, जब जो है तो मानव का जीवन शुरू हुआ था। उसके बाद जब लोग कृषि कार्य करना और पशुपालन करना सीखे, उस समय को शुरुआती समय बोला जाता है। शुरुआती कृषक और पशुपालक, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआती कृषक और पशुपालक के बारे में। शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। जो पश्चिम क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र आपको दिशाएं पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो है तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये जो है तो पश्चिम हो गया और ये जो है तो पूरब हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है तो पता होना चाहिए कि जो पशुपालक और जो कृषक थे ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिले हैं, तो ये जो है तो पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिले हैं, ठीक है, ये वाले एरिया में देखने को मिले हैं। उसके अलावा आधुनिक कश्मीर में भी देखने को मिले हैं। कश्मीर तो यहाँ है उत्तर में, वहाँ भी देखने को मिले हैं और पूरब में भी देखने को मिले हैं अभी वर्तमान में, और दक्षिण में भी। मतलब जो है तो चारों ही दिशाओं में अब हमारे भारत में भारत के जो है तो चारों दिशाओं में कृषक और पशुपालक हैं, ठीक है। और कोई भी अगर कृषक है तो वो पशु को पालेगा ही। कृषि कार्य और पशुपालन दोनों कृषि ही है। तो कृषि और पशुपालन दोनों चीज जो व्यक्ति करेगा उसे मिश्रित कृषि कहेंगे, ठीक है। तो शुरू में हमें पश्चिमी क्षेत्र में मिले थे, यहाँ पे मिले थे, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में हमें देखने को मिल रहे हैं। पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी जो कहानियाँ हैं, जो पुराने समय में जो भी घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में जो लोग जो है तो खोज करते हैं उन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थान खोजे गए जहां शुरुआती कृषक और पशुपालक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे? जैसे मेहरगढ़। सबसे पहले जब जो है तो पुरातत्वविदों ने खोज की तो उनको पता चला कि जो शुरुआती कृषक और पशुपालक थे वो मेहरगढ़ में थे, बुरजहोम में थे, चिरांद में थे, कोलडिहवा में थे, दाओजली में थे, हेडिंग में थे, हल्लूर में थे, ठीक है। इन जगहों पर जो है तो सबसे पहले जो शुरुआती कृषक और पशुपालक थे वो यहीं पे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चारों ही दिशाओं में देखने को मिलेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के जो 4 दिशाएं चारों ही दिशाओं में मिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम शुरू की बात करें तो वो यहीं पे मिले हैं, मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरांद और जो है तो कोलडिहवा, दाओजली, हेडिंग और हल्लूर में, ठीक है।
इन सभी स्थानों की खुदाई के बाद कुछ जले हुए अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब इन स्थानों की खुदाई की गई, मतलब मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोलडिहवा और दाऊजली, हेडिंग और हल्लूर, जब इन जगहों की खुदाई की गई तो क्या मिले हैं? जले हुए अनाज के कुछ भाग, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने पता लगाया, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया, यह पहचान पाए कि जो शुरुआती जो है तो जो कृषक और पशुपालक थे वो अनाज का भी सेवन किया करते थे, वो अनाज भी खाते थे। अनाज के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे उनको पता चलता है कि ये लोग जो है तो अन्न का भी सेवन किया करते थे। इस तरह से हमें पता चला कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। जो उपमहाद्वीप था, ये उपमहाद्वीप है, पश्चिमी वाला जो भाग होता है भारत का वो उपमहाद्वीप कहलाता है। वहाँ पर जो है तो फिर ऐसे पता चला कि बहुत सारी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत नियोलिथिक क्रांति से शुरू होती है। ठीक है। कृषि कार्य और पशुपालन की जो शुरुआत है वो न्यूलिथिक क्रांति से शुरू होती है। किससे होती है? नियोलिथिक क्रांति, यानी कि नवपाषाण काल से शुरू होती है। ठीक है। इसमें जानवरों को जो है तो सबसे पहला पालतू जो है तो बनाया गया। किसको? कुत्ते को बनाया गया था, कुत्ते को पाला गया था सबसे पहले। ठीक है। और कृषि कार्य जो है तो 13,000 ईसा पूर्व पहले किया गया था। ठीक है। पालने का कार्य जो है तो पहले हुआ, उसके बाद जो है तो कृषि कार्य, पहले उन्होंने पाला था जानवरों को, इसके बाद उन्होंने कृषि कार्य किया था। ठीक है। सबसे पहले कृषि की शुरुआत 12,000 साल पहले जो है तो क्या हुआ था? कृषि की शुरुआत हुई थी 12,000 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? तुर्की में, इज़राइल में, सीरिया में, लेबनान, ईरान और इराक में 12,000 पहले जो है तो कृषि की शुरुआत हुई थी इन जगहों पर। ठीक है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलता है। मेहरगढ़ एक जगह का नाम है। ठीक है। वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। कृषि कार्य का जो साक्ष्य है, और यह स्थान जो है तो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, जहाँ पे जो है तो कृषि कार्य के साक्ष्य मिल रहे हैं। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब सबसे पहले कृषि कार्य और पशुपालन के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, वो कहाँ से हो रही हैं? वो हो रही हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत देख लेते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो है तो खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। प्राचीन काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। ठीक है। और उनको शिकार करने के बाद उनके मांस से अपनी भूख को मिटाया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय बाद उसने कंदमूल, फल फूल और स्वतः यानी स्वयं के द्वारा जो स्वयं उगे थे, मतलब जो स्वतः ही आगे अन्न का उपयोग करने लगा। मतलब जो है तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने कंदमूल, फल फूल खाया मांस के बाद, उसके बाद जो स्वयं के द्वारा उगाते थे लोग अन्न, उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया भोजन के रूप में। इसी अवस्था में मानव ने किसी समय खेती द्वारा अन्न उत्पादन करने का आविष्कार कर लिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले कृषि की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। कहाँ से हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से जो है तो कृषि की शुरुआत हुई थी भारत में, अगर हम बात करें तो। ठीक है। भारत की जो है तो इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल और कपास दो ही प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, उसके अलावा और किसी भी प्रकार की कोई फसलें नहीं उगाई जाती थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी दो महत्वपूर्ण फसलें थी? तो चावल और कपास थी। ठीक है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि सबसे पुराना जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। ठीक है। पशुपालन कहते हैं कि सबसे पहले जो पशुपालन है वो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में किया गया था। पुरातत्वविदों से पता चला है कि पशुपालन की जो शुरुआत है वो 13,000 ईसा पूर्व नियोलिथिक क्रांति के साथ शुरू हुआ था। पशुपालन की जो शुरुआत है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण आज से लगभग 12,000 साल पहले
मध्य पाषाण काल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें उगाई जाती थी। जलवायु में परिवर्तन हुआ। पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ रहा होगा या नहीं हुआ रहा होगा, लेकिन उस समय केवल कपास और चावल ही उगाए जाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के बाद मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के बाद उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ और धान की फसलें उगाई जाने लगी। गेहूं, जौ और धान जैसी फसलों को उगाने में महिलाएं, बच्चे और पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था, जैसे आप अभी भी देख सकते हैं। और कृषि कार्य करने के साथ साथ हुआ है यह भी सीख गए कि अनाज कब, कहाँ और कैसे तथा किस तरह की भूमि में उगाई जा सकते हैं और कब वो पकते हैं और उनको किस तरह से जो है तो उनके डंठल से उनको किस तरह से अलग किया जाता है, ये सारी जानकारी उनको हो चुकी थी। ठीक है, और वो ऐसा करते करते लोग फसलों को अच्छे तरीके से पैदा करना सीख लिए और वह धीरे धीरे कृषक बन गए, क्योंकि जब वो फसलों के बारे में सारी चीज़ उनको पता चल गई कि उनको कब कहाँ कैसे बोना है, उनको कब कहाँ कैसे काटना है, दानों को उनके डंठल से कैसे अलग करना है, ये सारी जानकारी उनको हो गई तो वो कृषक बन गए। शुरुआती मानव सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता था। शुरुआती मानव का जो है तो सबसे पहले पालतू जानवर जो है तो कुत्ता था, और कुत्ता इसलिए उनका पालतू जानवर था क्योंकि जब वो शिकार करने जाते थे जंगल, ठीक है, तो शिकार को पकड़वाने में कुत्ता मदद किया करता था, इसलिए उन्होंने जो है तो कुत्ते को पालना जरूरी समझा और उन्होंने जो है तो कुत्ते को पाल लिया। ठीक है, उसके बाद कुत्ता जो है तो जंगली जानवरों का शिकार करने में मानव की मदद किया करता था। शुरुआती लोगों ने सबसे पहले अपने घरों के आसपास घास है, फिर जब उन्होंने कुत्ते को पाल लिया, कुत्ते को पालने के बाद उन्होंने अपने घरों के आसपास क्या करना सीखा, घास डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर के आसपास घासें डलवाई और उन घासों को खाने के लिए जब जंगली जानवर आए, है ना, तब उनको पकड़ करके और उनको जो है तो पाल लिया गया। उनमें से जो है तो भेड़, बकरी, गाय, सुअर, ये सब जो है तो जंगली जानवर थे, लेकिन मानव ने अपने घरों के आसपास क्या किया कि घास डाली और घास खाने के उसमें आए, ये लोग घास खाने के लिए आए, घास खाने के लिए ये सारे जानवर आए और फिर उन सारे ही जानवरों को जो है तो इन लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया और पकड़ करके उनको पालने लगा। ठीक है, और इस तरह से शुरुआती जो मानव था वो पशुपालक बना। पालतू बनना कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रक्रिया थी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कालों में दोहराई जाती थी। आगे हमारा टॉपिक है बसने या घरेलूकरण की प्रक्रिया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, घरेलूकरण की प्रक्रिया देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया जो है वो पूरी दुनिया में लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, लोग जो है तो बसना शुरू किए थे तो 12,000 साल पहले। सबसे पहले वो नदियों के और जंगलों के किनारों में बसा करते थे, नदियों की घाटियों में बसा करते थे, क्योंकि लोगों को नदियों से जल की पूर्ति हो जाती थी, जंगलों से मांस की पूर्ति हो जाती थी, इसलिए वो लोग जंगलों और नदियों के किनारे ही बसा करते थे। ठीक है, प्रारंभिक लोगों द्वारा पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया ने उनको एक स्थान पर बसना निश्चित कर दिया। ठीक है, और वो एक जगह बसना शुरू कर दिए। पहले वो नहीं बसा करते थे, पहले तो वो शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, परंतु जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, पौधों को की देख रेख करना शुरू कर दिया, फसलें उगाना शुरू कर दिया, तो फसलों की देख रेख के लिए जानवरों की जो उन्होंने पाला था, पालतू जो जानवर थे, उनको भी देख रेख करने के लिए उनको किसी एक निश्चित जगह पर स्थान बनाकर रुकना पड़ा। ठीक है, किसी एक निश्चित जगह पर उनको रुकना पड़ा उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बसने की प्रक्रिया शुरू की। आरंभिक लोग ऐसे जानवरों को बसने की दिशा में प्रयास करते थे, वो मतलब ये चाहते थे कि मतलब ऐसे जानवर जो है तो हम पालें जो बीमार ना हो। ठीक है, जहाँ पर बीमारी कम हो वहाँ पर जो है तो हम जानवरों को पालें, अर्थात जो बार बार बीमार ना पड़ें, ऐसे जानवर को वो लोग पालते थे। आरंभिक लोग ऐसे पौधों का भी चुनाव करते थे जिनके जो दाने हैं वो बड़े बड़े हों, ताकि उनको पैदा करने के लिए उनके बीज को रखा जा सके। ठीक है,
बड़े बड़े दाने वाले जो पौधे होते थे उन्हीं का बीज वो रखते थे, फिर उन्हीं को बोते थे। ऐसे पौधे और जानवरों के बीज को भी संभाल कर रखा जाता था ताकि उसे दोबारा उगाने के लिए उसके गुण अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकें। ठीक है, उन्हीं जानवरों के बीज को अलग प्रजनन के लिए चुना जाता था जो अहिंसक होते थे। अहिंसक यानी कि जो है तो एक तरीके से हिंसा और अहिंसा में जो है तो अंतर आपको पता होना चाहिए कि हिंसा का मतलब होता है मारपीट करना, छीनना, किसी से कोई चीज़ छीनना या मारपीट करना ही हिंसा है। जबकि अगर अहिंसा की बात करें तो मारपीट या लड़ाई झगड़ा किसी से ना करना। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो है तो किसी के साथ गलत कार्य ना करना ही क्या है, अहिंसा है। तो मतलब जो जानवर होते थे वो शांत होते थे, उन्हीं को जो है तो ये लोग पाल लेते थे। ठीक है, उन्हीं को पालन करते थे। आरंभिक मानव जिन जानवरों को पालने के लिए चुनते थे, ठीक है, उनके दांत और सींग बहुत ही छोटे हुआ करते थे, क्योंकि अगर सींग और दांत बड़े होंगे तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन जिनके दांत और सींग छोटे हैं उनको वो आसानी से अपने काबू में कर सकते थे, इसीलिए वो लोग इस तरह के जो है तो जानवरों को पाला करते थे। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, इस चरण की जो शुरुआत है नवपाषाण युग की वो 10,000 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 10,000 वर्ष पहले हुई थी नवपाषाण युग की जो समय है वो 10,000 वर्ष है। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना माना जाता है। लोगों ने जब कृषि कार्य करना सीख गए तो उसको एक क्रांतिकारी घटना माना जाने लगा, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं शुरू होती है। ठीक है, इसी के साथ ही जो है तो बसने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, कृषि किए तो कृषि फसलों को देख रेख के लिए उन्हें एक जगह पर बसना पड़ा, क्योंकि अगर वो फसलों को छोड़कर कहीं और चले जाते तो जंगली जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते, इसीलिए उन्होंने बसना भी शुरू कर दिया। और खेती के कारण ही आदमी खाना बदोश वाला जो जीवन था वो स्थायी जीवन जीने लगा, खाना बदोश वाला जीवन जीना बंद कर दिया। खाना बदोश का मतलब ये होता था कि मतलब शिकार की या जो है तो खाद्य पदार्थों की तलाश में, मतलब अपने पेट को भरने के लिए, ठीक है, भूख मिटाने के लिए उसको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तो घूमते रहना पड़ता था। ठीक है, और वही जो है तो खाना बदोश वाला जीवन था। लेकिन जब उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने स्थायी जीवन जीने लगा था। ठीक है, क्योंकि फसलों की भी देखभाल करनी थी। ठीक है, मानव बसने के बाद जिन फसलों को उगाया उसमें गेहूं और जौ थे। जब उन्होंने सर्वप्रथम फसलें उगाना शुरू किया तो केवल गेहूं और जवा को उगाया था। ठीक है, गेहूं और जौ की जो फसलें थी उनको उगाया। इसी तरह से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते को और बाद में भेड़ और बकरी को, पहले उन्होंने कुत्ते को पाला था। हमने बताया ही है कि कुत्ता जो है तो जंगल में शिकार करने जब मानव जाता था तो शिकार करने में उसकी मदद करवाता था शिकारी की, इसीलिए उन्होंने कुत्ते को पहले पालतू बनाया। उसके बाद उन्होंने भेड़ और बकरी को पाला था। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया मानव अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में व उपहार के रूप में तथा भंडारण के लिए करता रहा। ठीक है, जैसे जैसे मानव समय बदलता गया तो मानव भी होशियार होता गया और उन्होंने बीज के रूप में, खाद्य के रूप में और उपहार के रूप में भंडारण करता था। ठीक है, किसका? अनाज का भंडारण करता था। ठीक है, शुरुआती लोग अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, मतलब जो है तो जो अनाज उन्होंने उगाया उस अनाज को जो है तो काफ़ी लंबे समय तक रखने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, ताकि जो है तो उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, लंबे टाइम के लिए जो हमारा खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे अन्न हैं, उनको लंबे समय तक रखा जा सके, उसके लिए वो टोकरियां भी बनाते थे। और कहीं कहीं जो है तो गड्ढे भी खोदा जाता था, गड्ढे को ज़मीन पर जो है तो गड्ढे खोद करके और अनाज को भंडार कर देते थे वहाँ पे। ठीक है, भंडारित कर देते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें शुरुआती लोगों ने पशुपालन करना तो सीख लिया था। पशुपालन से उनको जो है तो दूध भी मिलता था, मांस मिलता था और बैल मिल जाते थे कृषि कार्य करने के लिए, क्योंकि जो ट्रैक्टर वगैरह हैं वो तो आज के परिवेश में हैं। ठीक है, एक ज़माना था जब बैलों के माध्यम से और हलों के माध्यम से ही खेती करते थे लोग।
ठीक है। इसलिए जो है तो लोग पशुपालन किया था, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें मिलने लगी थी, दूध, मांस, ठीक है, खाल, और जो ये बैल हैं ये भी मिल जाते थे कहीं ना कहीं उनको, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ में जो लोग रह रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है ये मेहरगढ़। वहाँ के लोगों का जीवन देखते हैं। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। मतलब सबसे पहले जो है तो साक्ष्य यहीं से मिले हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। किसके किसके? कृषि और पशुपालन के। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। मेहरगढ़ के लोग जो है तो गेहूं और जौ की खेती करते थे। पशुपालन में भेड़ व बकरी को पालते थे, ठीक है। आज यह जगह बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? बोलन नदी के किनारे, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पाकिस्तान ही है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के बोलन नदी के किनारे है, ठीक है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक जो है तो हरा भरा समतल स्थल है, ठीक है। कैसा स्थल है? समतल है, वो ऊंचा और नीचा नहीं है, समतल है, एक बराबर स्थल है जहाँ पे अच्छे से कृषि कार्य किया जा सकता है, ठीक है, समतल जगह है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में जो घर हैं वो कैसे हैं? वो चौकोर हैं, ठीक है, और आयताकार हैं। मतलब जो है इस तरीके के हैं, ठीक है, इस तरीके के जो है तो मेहरगढ़ में घर बने हुए हैं, चौकोर हैं और आयताकार हैं, ठीक है। प्रत्येक घर 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर में जो है तो कितने कमरे हैं? 4 घर हैं, या किसी किसी में 6 घर भी हैं, ठीक है, 6 कमरे भी हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे। मतलब जो है तो गल्ला वगैरह, अन्न वगैरह रखने के लिए काम में आते थे, यहाँ पे अन्न रख दिया जाता था, ठीक है। और प्रत्येक घर में 4 डिब्बे होते थे, वही 4 डिब्बे या 4 कमरे वही चीज़ हैं। मेहरगढ़ के लोग मृतकों को दफनाते थे इसलिए क्योंकि वहाँ लोगों में ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वो लोग ये सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है ना, तो उसके बाद भी उसका जीवन है। इसीलिए वो क्या करते थे, जब उनको कब्रों में दफनाते थे तो उनके साथ कुछ सामान भी रख देते थे, बकरियां वगैरह रख दिया जाता था, सोना चांदी भी रख दिया जाता था, ठीक है। उनके पास जो है तो खुरपी, हथियार, औजार भी रख दिए जाते थे, ठीक है। मेहरगढ़ में हड़प्पा जैसे ईंटों के घर बने हुए हैं। मेहरगढ़ में जो मेहरगढ़ जो है वहाँ पे जो घर बने हैं वो हड़प्पा में जिस प्रकार से, हड़प्पा सभ्यता में आपको जिस प्रकार से घर मिलेंगे देखने को, उसी प्रकार से घर बने हुए हैं मेहरगढ़ में भी। मतलब ईंटों के घर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ लोग औजार और बर्तन भी बनाया करते थे। जो ये मेहरगढ़ के लोग हैं ये औजार और बर्तनों का भी जो है तो निर्माण किया करते थे, औजार भी बना लेते थे और बर्तन भी बना लिया करते थे, ठीक है, मिट्टी के। मेहरगढ़ एक कृषि केंद्र है, कृषि केंद्र के लिए अभी वर्तमान में प्रसिद्ध है, वो एक कृषि केंद्र है। मेहरगढ़ में एक कब्र की खुदाई के बाद पता चला है कि मृतकों के साथ कब्र में बकरी रख दी जाती थी, बकरी को भी रख दिया जाता था। ऐसा विश्वास है कि परलोक में उसे के खाने के लिए रखा गया होगा। बकरी रख दी जाती थी कब्र में मृतक के साथ, और ऐसा माना जाता था कि परलोक में यह उसको खाएगा, ठीक है। मेहरगढ़ के लोग कच्चे मकान में रहते थे, ठीक है, तथा पत्थरों की माला भी बनाते थे। जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो पत्थरों की माला बनाते थे, और पत्थरों की माला बनाने के लिए बेशकीमती पत्थर लाजवर्द मणि, इसका नाम था लाजवर्द मणि, ये पत्थर का नाम था जो कि एक बेशकीमती पत्थर था, उसी की ये लोग माला बनाया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।